नमस्कार दोस्तों मैं एमपी त्यागी अपने चैनल एक्सपीरियंस स्पीक्स के माध्यम से फिर आपसे बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, जिन मेरे साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कृपया आप कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, और रात को 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनने के लिए उन्हें आतुर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां भी बड़ी चौकन्नी हो जाती हैं जब वो 8 बजे रात को टीवी पर आते हैं। चलिए, इस बार उन्होंने जो दिया स्पीच, उसके अंदर उन्होंने दो मुख्य बातें कहीं। एक तो ये कि लॉकडाउन 3 के समाप्त होने पर लॉकडाउन 4 शुरू होगा, जिसका रूप काफ़ी भिन्न होगा। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कि उन्होंने एक आर्थिक पैकेज दिया देश को, जिसका मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि जो लगभग 10% है हमारे जीडीपी का। इसको उन्होंने कहा विस्तार से फाइनेंस मिनिस्टर समझाएंगी कई चरणों में, और उन्होंने इसको लगातार 5 दिन तक समझाया, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, एंड जिसको उन्होंने ट्रेंशे के नाम से बोला। मैंने 5 दिन बड़े ध्यान से इसको सुना और नोट किया, और उसके बाद एनालाइज किया, और इस सब के बाद मैंने इसको एक कैप्सूल्ड फॉर्म में आपके लिए इस वीडियो में पेश किया है। मैंने हर क्षेत्र के मुख्य 5 पॉइंट इसमें लिए हैं, जिससे लगभग सारा पैकेज कवर हो जाता है, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत राशि दी गई है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, तो आपको पूरा पैकेज बहुत जल्द कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इसका शुरुआत मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच से ही करूंगा जो उन्होंने 12 मई को दी थी। उन्होंने उसमें बताया था कि 17 मई के बाद, लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा, जिसका रंग रूप थोड़ा भिन्न होगा, और इसकी डिटेल्स बाद में बताई जाएंगी। उन्होंने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था जो 20 लाख करोड़ रुपए की है, जो हमारे जीडीपी का 10% बैठता है। इस पैकेज की डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे, जो उन्होंने लगातार बताई। अब इससे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले हमको इंडस्ट्रियल आउटपुट का काफ़ी नुकसान हो चुका था। जो फरवरी में 4.5% थी, वो -16% पे पहुंच गई, और फिर कुछ हुई नहीं, लगभग 0% आउटपुट हुई। अब ये जो हमारा पैकेज है 10% ऑफ जीडीपी, इसको देखिए कैसे कंपेयर करता है दूसरे देशों से। जापान का तो काफ़ी हाई है 21%, लेकिन हमारा भी कुछ कम नहीं है। हमारा 10% है, जो फ्रांस से ज़्यादा है और जर्मनी से कम है। तो अब प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एड्रेस किया था, उसमें 2-3 बातें मुख्य कही थी। उसमें एक तो ये थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी सेल्फ रिलायंट। और ये सेल्फ रिलायंट कैसे बन पाएगा? ये पिलर्स पे खड़ा होगा: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। और इसके लिए 4 एल्स बताए थे उन्होंने, जिनमें रिफॉर्म लाना होगा: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। अब इसी विजन की एक आकृति मैंने अपने मन में बनाई है, जो मैंने जिसका रूप एक चित्र से दिया है। तो वो आप देखिए कैसे है। तो इसमें आप देखिए 5 पिलर्स पे सेल्फ रिलायंट हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, और जिसमें 3 पाए आगे की तरफ हैं, 2 पीछे हैं। तो पहला है इकोनॉमी। तो आपको ध्यान होगा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात बहुत समय तक करते रहे। तो अब
उसी दिशा में बढ़ा जाएगा, पर कब कैसे हो पाएगा ये देखने का विषय है। दूसरा जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यदि हमें अपना चक्का लगातार घुमाना है और विदेशों को भी अट्रैक्ट करना है। तीसरा पिलर है सिस्टम, इससे मतलब है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स, जो हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स हैं। अगला पिलर है डेमोग्राफी का, यानी हमारा जो जिसको कहते हैं वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना बढ़िया है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। और डिमांड, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड तो हो ही सकती है, लेकिन वो डिमांड तभी होगी जब हमारे लोगों को खरीदने के लिए पैसा होगा। तो ये रिलायंट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी से अब हम चलते हैं एक्चुअल सपोर्ट्स जो इसके थ्रू मिली हैं। तो सबसे पहली सपोर्ट मैं बताऊंगा एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि ऐसा इस पैकेज में ये सेक्टर को सपोर्ट के लिए सबसे आगे रखा गया है। तो इसमें पहली सपोर्ट है 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेसेस। तो इसमें ये कोलेटरल फ्री है, इसके लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए, ये तो इसका बहुत अच्छा भाग है। लेकिन इसमें जो कैच है वो समझने की ज़रूरत है, जो भी इसके लिए आगे जाए और बैंक से अच्छी तरह समझ लें कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या है। ऑटोमेटिक का यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें कोई सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। ये आपका जो भी आपका क्रेडिट पड़ा है 28 फरवरी को, उसका 20% ऑटोमेटिकली आपको लोन दे दिया जाएगा यदि आप अप्लाई करते हैं 31 अक्टूबर से पहले। दूसरा पॉइंट है कि 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। जो भी एमएसएमईज जिन पर काफ़ी जोर पड़ रहा है, जो स्ट्रेस्ड हैं ज़्यादातर हैं, तो उनको 20,000 करोड़ के उसमें से सबऑर्डिनेट डेट दे दिया जाएगा। 50,000, तीसरा पॉइंट है 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन जो एमएसएमईज को दिया जाएगा फ्रॉम फंड ऑफ फंड्स। अब ये फादर फंड, मदर फंड, डॉटर फंड होते हैं, उस तरह से आप इक्विटी इन्फ्यूज कर सकते हैं, जिसमें से कुछ इक्विटी हो सकता है गवर्नमेंट भी ले, तो आप इस तरह लिस्ट भी करवा सकते हैं अपनी एमएसएमई को। अगली जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि एमएसएमई का डेफिनीशन जो काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है, वो इस बार एक झटके से बदल दी गई है। एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से अभी तक डेफिनीशन चलती थी, जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे बेस्ड थी, और उसको कोशिश की जा रही थी टर्नओवर बेस बनाने की। अब इसमें दोनों ही एक साथ कर दिए गए हैं। और शॉर्ट में बता दूं, माइक्रो जो है इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। और जैसा कि आप ऊपर फ्लैश पे देख रहे हैं टैग में कार्ड के थ्रू, मेरा ये वीडियो मैंने 3 महीने पहले निकाला था जो एमएसएमई के ऊपर डिटेल पे था, उसमें डेफिनेशन की भी पूरी चर्चा थी, आप उसे देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा वो आपको। पांचवा पॉइंट है कि जो ग्लोबल टेंडर्स थे, जो गवर्नमेंट के ग्लोबल टेंडर निकलते थे 200 करोड़ तक के, वो ग्लोबल होते थे, अब वो ग्लोबल नहीं होंगे, उन्हें ग्लोबल को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो हमारे एमएसएमईज उनमें बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। और लास्ट इसमें पॉइंट है कि रिसीवेबल्स जो गवर्नमेंट और सीपीएससी से एमएसएमईज के हैं वो 45 डेज में ख़त्म दे दिए जाएंगे। अगला पॉइंट जो है हमारा ये माइग्रेटरी लेबर से है, जो काफ़ी चर्चा में रही इस समय। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 10,000 लोन रेडी वाला और पटरी वाला, कोई भी रेडी पे पटरी पे जो भी सब्जी भाजी बेचते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको 10,000 रुपये का लोन दे दिया जाएगा हर एक को। दूसरा पॉइंट है कि इसमें 3500 करोड़ का राशन लेबरर्स को दे दिया गया है और दिया जा रहा है। इसमें राशन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट राशन कार्ड दे दिया जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट है कि गवर्नमेंट चीप रेंटल हाउसेज प्रोवाइड करेगी माइग्रेटरी लेबर को, क्योंकि अभी माइग्रेटरी लेबर ने बहुत मूवमेंट के लिए बहुत कुछ बताया जो कभी पहले ऐसा नहीं सोचा गया था। चौथा पॉइंट इसमें है कि इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है कि 1 नेशन
वन राशन कार्ड। अभी क्या होता है, जहाँ रहता है आदमी वहीं पे एप्लीकेबल होता है राशन कार्ड। अब पूरे देश में राशन कार्ड कहीं से भी बनाया हो और कहीं भी वो एप्लीकेबल हो सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है यूनिफॉर्म मिनिमम वेज फॉर ऑल वर्कर्स। सभी वर्कर्स का पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम वेज 182 से 202 होगा, और जो यूनिफॉर्म होगा, कोई स्टेट में अलग अलग नहीं होगा। और एक इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि लेडीज़ जो रात को काम करती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए नाइट शिफ्ट के लिए, जो और मजबूत किए गए हैं। अगला पॉइंट जो है वो रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी बैडली हिट था इस कोविड पीरियड में, पहले भी था इससे, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ इसमें राहत दी गई है। जैसे कि एक बात तो ये है कि इसको फोर्स मेजोर ट्रीट किया जाता है। फोर्स मेजोर का मतलब ये है एन एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ऐसा हुआ, तो इसलिए कंप्लीशन डेट्स वो चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने। दूसरा पॉइंट है कि 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है उनके लिए दी गई है। इसी तरह 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी दी गई है NBFCs के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर गवर्नमेंट जो है वो भी, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो भी रियल एस्टेट के 6 महीने के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। और डिस्कॉम्स जो पावर सेक्टर है, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके लिए भी 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन इसमें किया है, जो किसी न किसी रूप में रियल सेक्टर से भी मतलब रखेगा। अगला पॉइंट जो है, कुछ टैक्स में भी वैसे तो बहुत हल्की फुल्की हैं पर कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 25% रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी 15 मई से और 31 मार्च तक का जो पीरियड है 2021, उसका पीरियड में आप यदि 10% TDS काटते थे तो 7.5% कट सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड रेट जो है 12% से 10% 3 महीने के लिए कम कर दिया गया है, पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू नहीं होगा। और IT रिटर्न की ड्यू डेट 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। और कुछ का जो डिस्प्यूट चलता था, वो विवाद से विश्वास एक स्कीम थी, वो भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अगला जो राहत दी गई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छी राहत दी गई है। जैसे 1 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, पोस्ट हार्वेस्ट लाइक कोल्ड चेन, फार्म गेट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोस्ट हार्वेस्ट के में यूज़ होता है वो सारा उसमें ये 1 लाख करोड़ रुपया यूज़ होगा। इसी तरह 10,000 करोड़ जो है ये क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जो वोकल फॉर लोकल बताया था प्रधानमंत्री जी ने, जैसे यूपी में मैंगो का या बिहार में मखाना का, ये क्लस्टर्स बनाए जाएंगे इनकी सुविधा के लिए। अगला पॉइंट है 20,000 करोड़ फॉर फिशरीज एंड मत्स्य संपदा योजना के लिए। इससे अगला पॉइंट है 15,000 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड सम एनिमल पर्टिकुलर डिजीजेज। और लास्ट पॉइंट है जो नाबार्ड है, जो रूरल बैंक्स को लोन देते हैं, वो 29,000 करोड़ का लोन रूरल बैंक्स को देंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए हैं, जो एक तो वो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स के लिए ग्रुप बनाया है सेक्रेटरीज का, जिसको EGOS कहेंगे। और पॉलिसी रिफॉर्म्स कुछ सेक्टर्स में किए हैं इन्होंने, कोल, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेस प्रोग्राम्स, इसरो का जैसे एटॉमिक एनर्जी फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। और कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं कुछ सेक्टर्स में, साथ हैं ये, जैसे हेल्थ रिफॉर्म्स के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हॉस्पिटल से कनेक्टेड होंगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज एक्ट में कुछ चीज़ें रिलैक्स की गई हैं जो पहले क्रिमिनलाइज कर दी जाती थी। इसी तरह कॉरपोरेट लॉज में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। इसी तरह MSME के लिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलती थी, वो उसे कुछ रिलैक्स किया गया है। और कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में एक स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बनाए जाएंगे, जिसमें 4 से ज़्यादा नहीं होंगे
और इसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं और एक मनरेगा को 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन किया गया है। हालांकि ये पॉलिसी रिफॉर्म गवर्नमेंट का नॉर्मल पार्ट है, तो ये लेकिन इस समय कर दिए गए तो और अच्छे रहेंगे। तो अब दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो लोन है ये किस किस सेक्टर में कैसे गया है। तो इसमें 38% तो जो आरबीआई को एक्चुअल यूज़ कर चुके थे और आरबीआई ने किए थे, वो तो 38% है। पर इसमें सबसे मेजर बेनिफिशियरी एमएसएमई सेक्टर है जो 22% है। और चलिए अब मैं ये आपको पाई चार्ट से बताता हूँ। तो पाई चार्ट में आप जैसे देख रहे हैं जो आरबीआई कंज्यूम्स 38% of this, MSME sector 22%, and next is the migrant and street vendors and the labor part of it, and इसके बाद अगला जो सेक्टर है इसका वो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो 7% है। पर कुछ मेजर्स इस अनाउंसमेंट से पहले ही ले लिए थे गवर्नमेंट ने इस दिशा में, तो वो 9% है वो भी। और बाकी सब आप देख रहे हैं डिस्कॉम्स के लिए भी है, टैक्स रिलीफ हैं 3% और मनरेगा भी अनदर 2% है। तो इस तरह से ये पूरी पैकेज बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है आप इस पैकेज के सभी पहलू अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो एमएसएमई सेक्टर है। तो एमएसएमई सेक्टर के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अवश्य इसका खूब लाभ उठाएं। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बात की गई है जो मैं समझता हूं कि सरकार अक्सर करती ही रहती होगी, उसका काम है। तो इन सब का कोविड से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ऐसा समझ के चल सकते हैं दैट कोविड हैज़ बीन एन ऑल्सो एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट। और इन सभी से बेसिकली अल्टीमेटली सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और स्पेशली अपने उन एंटरप्रेन्योर या और जो भी बिजनेस से कनेक्टेड दोस्त हैं उनको अवश्य भेजें। और यदि आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अब अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और आप अभी लॉकडाउन जो बढ़ाया जा रहा है उसमें सुरक्षित रहें, घर पर रहें और मैं नए नए अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।